हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है और हर स्टेबल ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी कितनी होती है वो हमने कैलकुलेट कर ली थी और उसको सीख लिया था कि कोई भी आपका एनर्जी लेवल हो तो उसकी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने उसमें देखा था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तब वो एटम को छोड़कर फ्री हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है, ठीक है। अब मान लो कि आपका एटम है, ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में हम मान लेते हैं कि ये क्या है आपका n=1 फर्स्ट ऑर्बिट में ये आपका रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी होती है -13.6। अब ये सेकंड वाला ऑर्बिट है आपका n=2, तो सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कितनी होगी -3.4, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास अभी एनर्जी कितनी है -13.6 एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। अब अगर मैं इसको +13.6 एनर्जी दे दूं, ठीक है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के फ्री हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से इस सेकेंड ऑर्बिट में जंप करे। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करना है तो उसके पास एनर्जी कितनी आ जानी चाहिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। अभी कितनी है इसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मतलब कुछ एनर्जी मुझे इसको देनी पड़ेगी ताकि इसके पास कितनी एनर्जी हो जाए -3.4 हो जाए, फिर ये n=2 वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। तो ये कितनी एनर्जी होनी चाहिए जितना इनमें डिफरेंस है, यानी कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी दूं कि इसकी एनर्जी कितनी हो जाए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई हो जाएगा आपका इन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस, यानी कि -3.4 माइनस में -13.6 दैट विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाए तो ये एनर्जी गेन करके सेकेंड ऑर्बिट में आ जाएगा। फिर इसके पास कितनी एनर्जी हो जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये इस एनर्जी से सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। तो कितनी एनर्जी डिफरेंस मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाने के लिए, जितना उनके एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो तो ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि हर ये n=1 है उस एनर्जी लेवल है, ठीक है। n=2 के लिए इतनी एनर्जी होती है, n=3 के लिए इतनी एनर्जी होती है, n=4 के लिए ये एनर्जी होती है, ठीक है। हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हीलियम के लिए बात करेंगे तो आपका जो एनर्जीज है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन हम अभी बेसिक मॉडल लेकर चल रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से जब दूसरे ऑर्बिट में जंप करना होता है, मान लो कि इसको इस लेवल से इस लेवल में जंप करना है, ठीक है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितना इन दोनों के एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस है, और वो कितना होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 10.2, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर जंप करना है, ठीक है, सेकेंड से थर्ड में जाना है, तो अब उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको एनर्जी चाहिए होगी जितना इन दोनों के एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस होगा, यानी कि -1.52 माइनस का 3.4, ठीक है। जो आंसर आएगा उतना इनकी एनर्जीज में डिफरेंस होना चाहिए। निकाल लेते हैं कितनी एनर्जी डिफरेंस होगा, 1, ठीक है, 1.8। अगर इलेक्ट्रॉन को सेकंड से थर्ड ऑर्बिट में जाना है तो उसको कितनी एनर्जी और चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, ठीक है। तो अब आप इसको कब तक कैलकुलेट करते रहोगे, एक एक एनर्जीज का हमें पता हो, ये तो हमें 4 तक की एनर्जीज का पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन किसी ने आपको बोल दिया कि n=10 से n=11 में इलेक्ट्रॉन को जंप करना है। अब इस तो हमें ना तो n=10 की एनर्जी पता ना 11 की एनर्जी पता, ठीक है, तो फिर हम क्या उस टाइम में कैलकुलेट करने बैठेंगे। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अभी इलेक्ट्रॉन
किसी n1 एनर्जी लेवल पर है जो जंप करके किस में जा रहा है, n2 एनर्जी लेवल पे, ठीक है। n1 से किस में जा रहा है, n2 में। तो कितनी एनर्जी होगी, देनी होगी हमें इसको, जो इनके एनर्जीज में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनर्जी एट लेवल 2 माइनस एनर्जी एट लेवल 1, ठीक है। दोनों के एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस आएगा उतनी ही एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। तो सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड क्या मान लेते हैं, कोई भी n सेकेंड नंबर का जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 13.6 z स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस E1 कितनी होगी, माइनस का 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जीज हो जाएंगी। तो अब जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया माइनस का 13 या माइनस रहने देते हैं, ये हो गया 13.6 z स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर और ये आ जाएगा इधर माइनस का 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को n1 से n2 में ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब n1 n2 कुछ भी हो सकता है, मान लो कि n1 क्या हो सकता है आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और n2 इससे जस्ट ऊपर के लेवल अगर आपका n1 है तो ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। n1 n2 हमने एक जनरल टर्म की बात करी है, ठीक है। तो आपसे इससे रिलेटेड आपसे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लिख लो। अब देखो, मान लो कि इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर था, यहां से वो इधर गया, इस ऑर्बिट में पहुंच गया, ठीक है। कितनी एनर्जी हमने दी इसको, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी। अब एनर्जी, अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसे कोलिजन्स वगैरह हुए जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लॉस्ट करी और वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना इसमें डिफरेंस है, ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी देगा तो इसमें से कितनी, ठीक है, ये अपनी एनर्जी कम करेगा तो इसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, कितनी निकलेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी पैकेट के फॉर्म में बाहर निकलती है जिसको फोटोन कहते हैं, ठीक है, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे जब हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन बाहर निकालेगा तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और वो कितनी हो जाएगी, 13.6, और ये वापस से आपकी फर्स्ट स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी बाहर निकल रही है तो उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, ठीक है। तो अब वो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कितने वेवलेंथ की एनर्जी इमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो डेल्टा ई हमारे पास क्या आया, 13.6 z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एनर्जी क्या होती है आपकी, एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा, ठीक है, वो किसके बराबर हो गई, 13.6 z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो इस h और c को हम यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 अपॉन hc z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 13.6 अपॉन h इंटू c, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसको मिला के हम रिप्रेजेंट कर देते हैं r से। r होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.09 इंटू 10 की पावर -7 मीटर इनवर्स,
ठीक है। तो अब अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखें वेवलेंथ की, तो वो क्या हो जाएगी 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको दे देंगे कि एनर्जी लेवल क्या है आपका, ठीक है। मान लो n1 दे दिया 10, n2 दे दिया आपको 11। अब आप वेवलेंथ, किस वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा वो निकालो, या किस वेवलेंथ का फोटोन अब्सॉर्ब होगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आप इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हो या फिर कंपैरिजन भी करा लेते हैं, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो हम अभी आगे लेक्चर्स में करेंगे, वो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने देख लिए, एक तो एनर्जी का वो होता है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और सेकेंड है आपका वेवलेंथ का, दैट इज आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हम समझेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देखो, जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया था तब उसने एक चीज थी जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो मॉडल जो है वो फेल हो गया था, ठीक है। और वो क्या था कि जब एक ग्लास में या एक ट्यूब में गैस ली गई, ठीक है, कोई सी भी अलग अलग गैसेस, कभी हाइड्रोजन, कभी हीलियम, कभी कोई दूसरी, ठीक है, और उस पर जब व्हाइट लाइट डाली गई और दूसरी तरफ उसका स्पेक्ट्रम लिया गया, तो वो स्पेक्ट्रम हर गैस के लिए अलग अलग आया, है ना। और कहीं पे कुछ कलर्स मिसिंग थे, कहीं पे कुछ कलर्स प्रेजेंट थे, मतलब कुछ वेवलेंथ कहीं पे मिसिंग थी, कुछ प्रेजेंट थी, ठीक है। जिसको जो रदरफोर्ड मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है, जिसको आपके बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन करा लाइन स्पेक्ट्रम के थ्रू। अब देखो क्या होता है इसमें, अभी इलेक्ट्रॉन मान लो कि फर्स्ट एनर्जी लेवल पे है, n इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो कितनी एनर्जी है इसके पास, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर इसको सेकेंड एनर्जी लेवल पे जाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हमने इसको एनर्जी दी तो अब इसके पास कितनी एनर्जी हो गई, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, और ये सेकेंड एनर्जी लेवल पे चला गया। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, ठीक है। मान लो जब आप इसमें व्हाइट लाइट डालोगे तो ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है उसको अब्सॉर्ब करके n इज इक्वल टू 1 से 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो जो वेवलेंथ है जिसकी एनर्जी कितनी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो आपकी स्पेक्ट्रम से मिस हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं आप अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप व्हाइट लाइट डालते हो तो इलेक्ट्रॉन कुछ फोटोन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और हायर लेवल पे जंप कर जाता है। तो जो फोटोन्स उसमें से मिसिंग होते हैं, ठीक है, अब आपको सारी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तो नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ लाइंस उसमें गायब हो जाएंगी, कौन सी होंगी, वो जो इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब कर ली, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है आयन से, ठीक है, लेकिन वो वापस से फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया। अब ये सेकंड से वापस से जंप करेगा, फर्स्ट में आएगा, लेकिन हर एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी है वो फिक्स है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन को सेकंड से फर्स्ट में आना है तो उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी, माइनस 13.6। अभी कितनी है इसके पास, माइनस 3.4 है, ठीक है। तो इसको अपने अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी फोटोन के रूप में, ठीक है, और वो कितनी होनी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये इतनी एनर्जी अपनी कम करेगा तो वापस से किस पे आ जाएगा, आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी एनर्जी का जो फोटोन है वो क्या हो जाएगा, आपका इमिट होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमिशन, और इसकी वजह से कुछ ब्राइट लाइंस हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। वो ब्राइट लाइंस कौन सी होती है, जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है तो जो एनर्जी वो इमिट करता है वो एनर्जी हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। उसको कहते हैं हम इमिशन स्पेक्ट्रम,
ठीक है, तो ये दो तरीके के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, अब्जॉर्प्शन और इमिशन। अब देखो लाइन स्पेक्ट्रम्स की हम बात करते हैं, तो ये आपके एनर्जी लेवल है, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस्ट करेगा, कुछ एनर्जी का फोटोन वो क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन होती है आपकी लेमेन सीरीज की। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर n इज इक्वल टू 1 के अलावा किसी भी हायर लेवल से जब फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आता है तो वो आपकी कहलाती है लेमेन सीरीज, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 से भी ये फर्स्ट पे आएगा, n इज इक्वल टू 4 से भी ये फर्स्ट पे ही आएगा, n इज इक्वल टू 5 से भी ये फर्स्ट पे ही आएगा, और n इज इक्वल टू इंफिनिटी से भी ये पहली एनर्जी स्टेट पर ही आएगा। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है तो हम उसको कहते हैं लेमेन सीरीज, और इसमें जो आपको वेवलेंथ मिलती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन की, ठीक है। अब देखो सेकेंड आती है आपकी बामा सीरीज। बामा सीरीज में क्या होता है कि कोई भी एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से जब सेकेंड ऑर्बिट में आता है या सेकेंड एनर्जी स्टेट में आता है तो उसको हम, उसकी वजह से जो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, बामा सीरीज। तो ये हो गया आपका बामा सीरीज। इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी स्टेट में आता है, ठीक है। और इसमें जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो क्या होता है, आपका विजिबल होता है, विजिबल रीजन में होता है। और इसी तरीके से अगर किसी भी अपर एनर्जी लेवल से अगर आपका ट्रांजिशन किस में हो रहा है, n इज इक्वल टू 3 वाली स्टेट में, ठीक है। मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 से 3 में आ रहा है, या 5 से 3 में आ रहा है, या 6 से 3 में आ रहा है, या 7 से 3 में आ रहा है, ठीक है। इसमें लेमेन सीरीज में भी वो इंफिनिटी तक जा सकता है, इंफिनिटी से आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है। तो किसी भी n इज इक्वल टू 1 के अलावा किसी भी अपर लेवल से अगर 1 में आ रहा है तो लेमेन सीरीज है, n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है किसी भी अपर एनर्जी लेवल से तो बामा सीरीज है। अगर किसी भी अपर एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है तो वो है आपका पाश्चन सीरीज, ठीक है। ये आता है आपका इंफ्रा रेड रीजन, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी अपर एनर्जी लेवल से 4 में आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है आपका, ये सीरीज कहलाती है आपकी ब्रैकेट सीरीज। और अगर 5 में आ रहा है तो वो कहलाती है फ्रंट सीरीज, ठीक है। इतना, इससे ज्यादा और नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जनरली आपका n इज इक्वल टू 3 तक ही सिमटा रहता है मामला, इसी में से आपसे क्वेश्चन बने रहते हैं, बट आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट लेमेन सीरीज है उसमें जो वेवलेंथ मिलती है वो किस रीजन की होती है, अल्ट्रावायलेट की। बामा सीरीज में होती है विजिबल रीजन में, और उसके बाद आपके इंफ्रारेड रीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसमें से n इज इक्वल टू 2 से 1 में आएगा, और भी किसी पे, अब मान लीजिए इन्फिनिटी से अगर ये फर्स्ट में आता है, ठीक है, तो दो तरीके की वेवलेंथ आपको मिल सकती है, एक शॉर्टेस्ट और एक लॉन्गेस्ट। तो जब आपकी वेवलेंथ 2 से 1 में ट्रांजिशन होता है तो ये वेवलेंथ होती है आपकी लॉन्गेस्ट, ठीक है।
और जब इनफाइनाइट से n इज इक्वल्स टू 1 में आता है, ठीक है। ये मैं लेमन के लिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ये सबके लिए सेम चीज होती है, ठीक है। अगर मैं बामर की बात करूँ तो उससे जस्ट ऊपर वाले लेवल से जब आपके सेकंड एनर्जी लेवल में आएगा तो लॉन्गेस्ट मिलेगी, और इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो शॉर्टेस्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी शॉर्टेस्ट वेव लेंथ, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि लेमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में रेशियो बता दो, या लेमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और बामा सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में रेशियो बता दो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, ठीक है। अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, एक चीज और आपसे पूछी जाती है कि कितनी नंबर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम आपको मिल सकता है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन आपका 3 पर है, ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ ट्रांजिशन कर सकता है? वो 2 पे आ सकता है, ठीक है। 2 से फिर वो फर्स्ट पे आ सकता है, वो 3 से डायरेक्टली फर्स्ट पे आ सकता है ना। तो इस तरीके से आपको कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल सकती है, ठीक है। अगर n इज इक्वल्स टू 3 है और उससे 1 पे आ रहा है तो कितनी मिल रही है आपको? 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो उसके लिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है आपका n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर n2 कितना था आपका 3, n1 कितना है 1, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है आपको? 3। तो देख लेते हैं कैलकुलेट करके, क्या 3 ही आ रही है? 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 इज 2 प्लस 1, ठीक है। तो 2 से 2 गया यानी कि 3। तो इतनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब आपको बोल सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू 3 में जंप कर रहा है, तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगी। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये ऑलरेडी नीट में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिट इट इमिट्स वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। 3 से किस में गया? सेकेंड में गया, तो कितना वेवलेंथ इमिट करी उसने? लैम्डा। फाइंड वेवलेंथ फॉर ट्रांजिशन 4 to 3 ऑर्बिट। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो पूछा जाता है ना उसका पहले फॉर्मूला लिख लिया करो। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? वेवलेंथ की, उसी का कंपैरिजन करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहला क्या है? 3 से 2 में आ रहा है, तो वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए हम लिख लेते हैं 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने एटम चेंज नहीं करा है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो जेड दोनों केस के लिए आपका सेम रहेगा। तो n1 कितना है आपका? n1 है आपका 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 4 माइनस n2 कितना है? 3, तो ये हो गया 1 अपॉन 9, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 गए तो 5 बटा 36 आर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड ट्रांजिशन क्या बोल रहा है कि 4 से 3 में हो रहा है, तो हमें नहीं पता कि वो वेवलेंथ कितनी होगी, हम डैश मान लेते हैं, लैम्डा डैश। तो हो जाएगा आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16, ठीक है। ये हो जाता, फिर ये हो जाता है आपका 144 आर जेड का स्क्वायर, ठीक है। अब कंपैरिजन कराना है तो इन दोनों इक्वेशंस को अपन डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया हमने इससे, तो लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा और ये हो गया 5 आर जेड स्क्वायर से, तो आर जेड स्क्वायर कट गया, ये हो गया 5 अपॉन 36 इंटू 144 अपॉन 7, ठीक है। तो अब
काट पीट देते हैं अपन, ठीक है। 4 से कट गया ये 9 बार, 4 से कट गया ये 3 और 24 6 बार, सॉरी 4 है ना, और 9 4 जा 36, तो आंसर आ जाएगा आपका 20/7, ठीक है। लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी तो लैम्डा को अपन इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा लैम्डा, तो आंसर हो जाएगा इसमें लैम्डा डैश इज 20/7 लैम्डा, तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका A।